नमस्कार, मैं आपका दोस्त साथियों। यह मैंने एक नया चैनल बनाया है जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम EPS 95 पेंशन योजना से जुड़ी उस सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जिसका देश के करोड़ों पेंशन भोगी दशकों से इंतजार कर रहे हैं। यह एक ऐसी खबर है जो आपके भविष्य, आपकी आर्थिक सुरक्षा और आपके सम्मान से सीधी जुड़ी हुई है। आज की हमारी यह रिपोर्ट उस उम्मीद की किरण के बारे में है जो अब एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार आपकी न्यूनतम पेंशन को RS की मामूली राशि से बढ़ाकर RS 17,500 करने जा रही है? क्या आपकी सालों की तपस्या और संघर्ष का फल आपको मिलने वाला है? और इस बड़े बदलाव की नींव कहां और कैसे रखी जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपके सामने परत दर परत खुलेंगे। साथ ही हम आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा किए गए उन 5 ऐतिहासिक बदलावों के बारे में भी बताएंगे जो देश के 7 करोड़ से ज्यादा PF खाता धारकों के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो इस समय पेंशन जगत में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। संसद की एक स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को एक ऐसा निर्देश दिया है जिसे EPS 95 के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोमई की अध्यक्षता वाली इस शक्तिशाली संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय से साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS का मूल्यांकन अब किसी बाहरी और स्वतंत्र तीसरे पक्ष से करवाया जाए। यह कोई सामान्य मूल्यांकन नहीं होगा। यह एक व्यापक और गहन जांच होगी कि यह योजना आज के समय में कितनी प्रासंगिक है और पेंशन धारकों को जो राशि मिल रही है क्या वह सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। इस निर्देश की सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी समय सीमा। समिति ने यह दृढ़ता से अनुशंसा की है कि मूल्यांकन की यह पूरी प्रक्रिया हर हाल में साल 2025 के अंत तक पूरी कर ली जानी चाहिए। जी हां, आपने सही सुना, 2025 के अंत तक। इसका सीधा मतलब यह है कि समिति चाहती है कि पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर अब और देरी ना हो और पेंशन धारकों को अगले साल के खत्म होने से पहले एक अंतिम और निर्णायक जवाब मिले। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो टिप्पणी की है वह करोड़ों पेंशन भोगियों के दर्द को बयां करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में जब से न्यूनतम पेंशन को RS 0 पर स्थिर किया गया है तब से लेकर आज तक महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। जीवन जीने की लागत आसमान छू रही है। दवाइयों का खर्च, घर का किराया, खाने पीने का सामान, सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन पेंशन की राशि वहीं की वहीं अटकी हुई है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिससे हर पेंशन भोगी हर दिन जूझ रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 1985 में जब यह योजना शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक यानी लगभग 30 वर्षों के लंबे अंतराल में इस योजना का कभी भी किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया। यह पहली बार है कि बाहरी विशेषज्ञ इस योजना की खामियों और खूबियों की जांच करेंगे और यह तय करेंगे कि इसमें क्या सुधार होने चाहिए। समिति का यह कदम इस बात का संकेत है कि अब सरकार और व्यवस्था इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। समिति ने श्रम मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह इस मामले को पूरी तत्परता और प्राथमिकता के साथ ले और यह सुनिश्चित करें कि न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए ताकि पेंशन भोगी एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में पेंशन RS 0 से बढ़कर 17,500 हो जाएगी? यह वह आंकड़ा है जिसकी मांग ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से कर रहे हैं। उनका तर्क बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। आज के महंगाई के दौर में 8 से 1000 में एक व्यक्ति अपने महीने भर का गुजारा कैसे कर सकता है? ये राशि न तो उनके भोजन के लिए पर्याप्त है, न दवाइयों के लिए और न ही अन्य जरूरी खर्चों के लिए। इसलिए उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम RS 87% प्रतिमाह किया जाए और साथ ही इसे महंगाई भत्ते यानी DA से भी जोड़ा जाए ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े पेंशन में भी अपने आप बढ़ोतरी होती रहे। इसके अलावा पेंशन भोगियों को मुफ्त और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी जोर शोर से उठाई जा रही है।
इस मांग को लेकर पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल ने कई बार सरकार के दरवाजे खटखटाए हैं। कुछ समय पहले ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। उस बैठक में उन्होंने अपनी मांगों का एक विस्तृत झापन सौंपा था और वित्त मंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। हालांकि ऐसे आश्वासन पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार संसदीय समिति के हस्तक्षेप के बाद उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। यह जानना भी जरूरी है कि श्रम मंत्रालय ने पहले भी पेंशन बढ़ाने की कोशिश की थी। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय ने साल 2020 में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद साल 2024 और 25 के बजट से पहले भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लेकिन अब जब मामला संसद की समिति के संज्ञान में आ गया है और एक निश्चित समय सीमा तय कर दी गई है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार नतीजा सकारात्मक होगा। पेंशन का प्रस्ताव अब वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। तो कुल मिलाकर पेंशन के मोर्चे पर स्थिति यह है कि बड़ी और सकारात्मक पहल हो चुकी है। संसदीय समिति ने सरकार पर एक नैतिक और प्रक्रियात्मक दबाव बना दिया है कि वह इस मुद्दे का समाधान 2025 के अंत तक करें। अगर समिति की सिफारिशों पर अमल होता है तो यह करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक जीत होगी और उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। चलिए अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी खबर की, जो सीधे तौर पर देश के 7 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाता धारकों से जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने नियमों में 5 ऐसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव किए हैं जो आपके पीएफ से जुड़े कामों को पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बना देंगे। यह बदलाव आपकी प्रोफाइल से लेकर आपके पीएफ ट्रांसफर और पेंशन निकासी तक हर प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी बदलावों को विस्तार से समझते हैं। पहला बड़ा बदलाव, प्रोफाइल अपडेट करना हुआ बच्चों का खेल। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव आपकी पीएफ प्रोफाइल से जुड़ा है। पहले अगर आपको अपने पीएफ खाते में अपना नाम, जन्मतिथि, पिता या माता का नाम या अपनी वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारी को बदलना या ठीक कराना होता था, तो यह एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया होती थी। आपको कई फॉर्म भरने पड़ते थे, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अगर आपका यूएन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ ही मिनटों में अपनी प्रोफाइल की ज्यादातर जानकारी को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके नाम या अन्य विवरण में कोई गलती थी और वे इसे ठीक नहीं करा पा रहे थे। दूसरा बड़ा बदलाव, पीएफ ट्रांसफर अब बिना किसी झंझट के। दूसरा बदलाव उन कर्मचारियों के लिए एक वरदान है जो अक्सर नौकरियां बदलते हैं। पहले जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते थे, तो अपने पुराने पीएफ खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर करवाना एक सिरदर्द से कम नहीं था। इसके लिए आपको पुरानी कंपनी की मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, जिसमें अक्सर बहुत ज्यादा समय लगता था और प्रक्रिया काफी उलझी हुई होती थी। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सुगम और स्वचालित बना दिया है। अब आप बहुत ही कम समय में बिना किसी बड़ी औपचारिक चुनौती के अपने पीएफ का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका पैसा एक ही खाते में इकट्ठा होता रहे और आपको उस पर लगातार ब्याज मिलता रहे। तीसरा बड़ा बदलाव, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म हुआ अब डिजिटल। तीसरा बड़ा बदलाव जॉइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया से जुड़ा है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता मिलकर किसी जानकारी में सुधार के लिए आवेदन करते हैं। पहले इसके लिए भी आपको ऑफिस जाकर फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता था और उसे जमा करवाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम भी पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। आप ऑनलाइन ही जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं, जिससे आपके समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। चौथा बड़ा बदलाव, सीपीपीएस व्यवस्था से कहीं भी किसी भी बैंक में पाएं अपनी पेंशन। यह चौथा बदलाव विशेष रूप से पेंशन भोगियों के लिए है और यह उनकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करता है। ईपीएफओ ने
अब सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी सीपीपीएस को लागू कर दिया है। पहले होता यह था कि पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन एक विशेष बैंक की विशेष शाखा से ही मिलती थी, जिससे उन्हें काफी असुविधा होती थी। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत आपकी पेंशन की राशि सीधे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके किसी भी बैंक के खाते में सीधे जमा हो जाएगी। इससे न केवल भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी, बल्कि आपको यह आज़ादी भी मिलेगी कि आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बैंक में अपना पेंशन खाता रख सकते हैं। यह पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है। पांचवा और अंतिम बड़ा बदलाव, अधिक वेतन पर अधिक पेंशन की प्रक्रिया हुई स्पष्ट। पांचवा बदलाव उन कर्मचारियों के लिए है जो अपने अधिक वेतन पर अधिक पेंशन पाना चाहते हैं। ईपीएफओ ने अब इस प्रक्रिया को लेकर नियमों को और ज्यादा स्पष्ट और पारदर्शी बना दिया है।